आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की मेजर राइजिंग प्रॉब्लम की, जो कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी आ रहेगा ना, आपको चेस्ट पेन होगी स्टार्ट, और वो रेडिएट होगी पूरे लेफ्ट आर्म में, बैक साइड जाएगी शोल्डर में, या तो इधर जा तक भी जा सकती है। इसको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना। स्वेटिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आपको स्वेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आप अचानक से गिरोगे, आपको अचानक से एक ऐसे ख्याल आने लगे कि आई एम गोइंग टू डाई, कि मुझे कुछ होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। ये सारे आ जाएंगे आपको साइन एंड सिम्टम, जो कि आपको इग्नोर नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आएंगे आपको तुरंत, जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ जाओ, ईसीजी करवा लो, ट्रॉप टी, ट्रॉप आई, प्रो बीएनपी, ये सारे टेस्ट करवा लो। इनमें कोई भी चेंज होगा आपको फटाफट कैथ लैब शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पर एंजियोग्राफी करनी है, कोई वेट नहीं करनी है। इस टाइम आपका हार्ट अटैक बहुत मेजर चल रहा होता है और हमको कभी नहीं लगता। ये सिम्टोमेटिक भी होता है, एसिम्टोमेटिक भी होता है। तो इस चक्कर में कभी भी डिसीजन में लेट ना करो, एंजियोग्राफी एटलीस्ट करा लो वहाँ जाके। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारे हार्ट में क्या चल रहा है, क्या हार्ट अटैक चल रहा है, किस नाड़ी में हमको ब्लॉक है, कौन सी जो हमारी रग है, किस में कितनी ब्लॉकेज है, मेडिकल मैनेजमेंट करना है नहीं करना है। ये होगा खाली और खाली एंजियोग्राफी के बाद ही, एंजियोग्राफी से पहले नहीं होता है सारा। एंजियोग्राफी से पहले जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमको इंडिकेशन देते हैं, वो हमको बता देते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, कभी भी एकदम मत करो। अगर टेस्ट वैल्यूज की बात कर लेंगे, अगर ट्रॉप आई 0.01 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, दैट इज नॉर्मल है। उससे ऊपर जाएगा तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है। अगर ट्रॉप टी की बात करेंगे 0.04 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ठीक है, अगर ऊपर है दैट मीन्स हार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम सी के एमडी की बात कर लेंगे तो वो लेस देन 5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, जो कि हमारी मसल इंजरी के बारे में बता देता है। अगर वो इंक्रीज होगा दैट मीन्स हमारे हार्ट में कोई गड़बड़ है। अब अगर हम ईसीजी के बारे में, जो ये मेडिकल वालों के जिन्होंने पता, जिसको पता होगा, जिन्होंने देखा होगा, आप इमरजेंसी में काम कर रहे होंगे, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ईसीजी में कौन से चेंजेस क्या हमको इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम एंजाइना की बात कर लेंगे, उसमें एसटी वेव एलिवेशन होते हैं, टी वेव कन्वर्जन होती है, और ईसीजी नॉर्मल हो सकती हैं, कभी ईसीजी लगेगा नॉर्मल है, और लैब टेस्ट जो है वो अब नॉर्मल हो सकते हैं। दैट डजंट मीन कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक है। ओके, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना आता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि रेस्ट में पेशेंट होता है तो तब नॉर्मल आ सकता है। ओके, तो अब अगर हम एरिथमियाज की बात कर लेंगे, उसमें अलग अलग आते हैं। नो पी वेव उसमें होगी ही नहीं, ठीक है ना। और इरेगुलर हार्ट रिदम्स आएंगे, कोई जो जैसे कि एएफ चल रहा होगा, इसको या फ्लूटर चल रहा होगा, ठीक है ना, ये सारे चल रहे होते हैं। वाइड के ओआरएस कम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। फास्ट रेगुलर रिदम होती है, पर फास्ट होती है, जैसे कि टैकीकार्डिया में जाता है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग्स होते हैं ये, इनको नहीं कभी भी करना होता है इग्नोर। अगर हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात करेंगे, उसमें आपको कोई वेव पता ही नहीं चलेगा, कौन सी टी वेव है, कौन सी यू वेव है, ठीक है ना, इसमें नहीं पता चलता है। और अगर हम हार्ट ब्लॉक की बात कर लेते हैं, उसमें हमेशा फर्स्ट डिग्री जो होता है ना, एवी ब्लॉक हमको हमेशा बता देता है कि उसमें पीआर इंटरवल है, वो अगर ग्रेटर देन 0.02 सेकंड से है, दैट मीन्स फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है। अगर हम ड्रॉपआउट बीट्स की बात कर लेते हैं, जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में होता है, उसमें जो पीआर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है, ये आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना होता है, और उसमें सडन ड्रॉपआउट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, हार्ट ब्लॉक होता है, इसमें रिलेशनशिप होती नहीं है पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पास में, और उसमें सीवियर ब्रेडिकार्डिया जाता है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया अचानक से ब्रेडिकार्डिया में जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमेशा टीपीआई हम कर लेते हैं पहले, बाद में हम फर्दर मैनेजमेंट कर लेते हैं। अगर हम वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की बात करें, उसमें लेफ्ट जो वेंट्रिकुलर होता है हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एलवीए जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमेशा आपको जो आर वेव होगी वो टाल मिलेगी इन V5 और V6 लीड में। अगर हम बात कर लेंगे LVH में, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड ईसीजी चेंजेस देखते हैं तो उसमें क्या होगा, जो हाइपरकैलिमिया होगा ना, उसमें टी वेव टाल होगी और पीक्ड होती है। अगर हाइपोकैलिमिया होगी उसमें फ्लैट टी एंड यू वेव होगी। अगर हम हाइपोकैल्शियमिया की बात कर लेंगे, उसमें प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी सेगमेंट होता है। अगर हम हाइपर कैल्शियमिया की बात कर लेंगे, उसमें शॉर्ट क्यूटी सेगमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलेंगे कि टॉल टी वेव,
फ्लैट एंड यू वेव, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी एंड शॉर्ट क्यूटी, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। अब आपको ट्रीट कैसे करना होता है ये सारी चीज़ें, इमीडिएटली आपको एक लोडिंग होती है, एक कार्डियक लोडिंग होती है। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग लोडिंग देते हैं जो स्टैंडर्ड होती है हर कार्डियोलॉजिस्ट की। जैसे कहीं देते हैं प्रैक्स देते हैं 60 माइक्रोग्राम की, और कहीं ब्लेंटा देते हैं 190 mg 90 की टैबलेट होती है mg की। कहीं देते हैं प्रोप्लेट जो कि होती है 600 mg डबल लोडिंग, सिंगल होती है 300, और एक ऑस्प्रिन देते हैं सिंगल लोडिंग 150, डबल देते हैं 300। ओके, और एटोरवास की बात कर लेंगे, कहीं सिंगल लोडिंग 40 है, डबल 80 है, ये हमेशा देते हैं। और विथ हेपरिन, हेपरिन हम जब हम कैथ लैब में लेते हैं वहाँ पर हम फिर डिसाइड कर लेते हैं कि अगर प्लास्टिक करनी है कितनी हेपरिन जाएगी, वो ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल क्लॉट टाइम होता है उस पर दे देते हैं हम। ठीक है, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं वो क्या होता है, हमको उसमें पता चलता है कि कितना इन्वॉल्व हुआ है हमारे आर्टरीज, किस आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है, कितने स्टेंट डाल सकते हैं, कौन सी आर्टरी को हम मेडिकल मैनेजमेंट में छोड़ सकते हैं, किस को नहीं छोड़ सकते हैं। और याद रखिए हार्ट में हमेशा कंटिन्यूसली फिर दवाइयाँ चलती हैं थ्रू आउट द लाइफ, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अगर हम बात कर लेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बाद हम और क्या कर सकते हैं, आपको सिंपल जो मेजर राइजिंग प्रॉब्लम्स होती है बिटवीन द एज ऑफ 14 एंड 16, इसमें आपको हमेशा खुद को हेल्दी रखना है। क्वाइट स्मोकिंग करनी है, क्वाइट ड्रिंकिंग करती है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, वेल मेंटेन लाइफ जो आपकी है लाइफस्टाइल उसको चेंज करना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी पीना है। आपको बाहर का खाना जो है वो अवॉइड कर लो टोटली। हाँ, इन केस कभी होता है आप महीने में 1 बार 2 बार चलता है, पर एक्सरसाइज को आप डिले नहीं करना है। एक्सरसाइज आपको किसी भी हाल में करनी है, डेली है। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई भी कारण हो तो एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक कर लो, हेल्दी डाइट खा लो। ये सारी चीज़ें इनको फाइट करनी है तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। और अगर आप हो एंटीप्लेटलेट पे हो तो आपको हमेशा जो चोट लगने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों से दूर रखना है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी छोटी सी चोट लगेगी ना तो आपका ब्लीडिंग फिर नहीं रुकती है। बहुत कम चांसेस होते हैं ब्लीडिंग रुकने के, क्योंकि हम ऑलरेडी एंटीप्लेटलेट पे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो हमारे क्लॉट्स बनेंगे नहीं तो ब्लीडिंग रुकेगी। ठीक है ना, तो अपना ख़ास ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे तक भी पहुंचाइए, इनको शेयर कर सकते हो आप आगे तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो नॉन मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, एटलीस्ट दे शुड नो। उनको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, ये चीज़ें अगर हमारे साथ आ रही है, ये चीज़ें हमारे शरीर से हो रही हैं तो हमको कंसर्न होने की ज़रूरत है, हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। एक्सरसाइज कभी मत भूलो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है और बॉडी बनानी है, आपको मिस्टर ओलंपिया नहीं बनना है। अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, एक अच्छे सोसाइटी के लिए, हेल्दी कंट्री के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है।